नमस्कार, राजनीति पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आकाश, मेरे साथ है मृत्युंजय। मृत्युंजय, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ और आपको मेरा नमस्कार और साथ ही साथ हमारे जो दर्शक हैं उनको भी मेरी तरफ से नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि हमारे चैनल का पूरा परिवार है वो बहुत ही खुश होगा और हमारे चैनल को रेगुलर देखे। और जी मेरा रिक्वेस्ट है कि सब लोग हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें। जी, बिल्कुल सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर भी करें। तो उसकी बहुत जरूरत है हमें, क्योंकि अभी हमारा चैनल जो है ग्रोइंग स्टेज पर है और वो प्यार दिखाना बहुत जरूरी होता है। और दर्शकों से ये भी रिक्वेस्ट है कि वो अपने कमेंट्स क्या अच्छा लगता है, कौन सी कमियां हैं, उन सब के बारे में भी हमें बताएं। जी बिल्कुल। तो आज का जो एपिसोड है मृत्युंजय, वो एक एपिसोड ना होके 3 एपिसोड्स की एक सीरीज है। आप और मैं बहुत दिनों से डिस्कस कर रहे थे कि हमें कुछ ऐसा एक करना चाहिए, और उसी को लेकर जो है हमारे अपने दर्शकों के सामने अब ये पहला भाग जो है, ये पहला एपिसोड जो है 3 पार्ट सीरीज का, उसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या डिस्कस कर रहे हैं? बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन होने वाला है ये। थंबनेल से आप सब लोगों को पता ही चल गया होगा कि हम इंदिरा गांधी के बारे में बात करने वाले हैं। भारत की एक ऐसी प्रधानमंत्री जो एक तो पहली बात कि वो भारत की पहली और अभी तक की सिर्फ महिला जो प्रधानमंत्री रही है वो है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी मैडम फीमेल प्राइम मिनिस्टर, हाँ, मैडम 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 फीमेल। मैडम मैडम सर प्राइम मिनिस्टर है वो। मैडम नहीं, मैडन 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 मीन्स मेडन, जी ऑन द हाँ, किंग। मेडन, जी हाँ, मेडन जो है प्राइम मिनिस्टर है, एग्जैक्टली। फीमेल प्राइम मिनिस्टर है वो। ना उनसे पहले कोई प्राइम मिनिस्टर फीमेल था, ना अभी तक कोई फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है भारत में उनके बाद। इसके अलावा एक बहुत बड़ा एक वो उनका पॉलिटिकल स्टैचर रहा है, एक बहुत विविधतापूर्ण उनका जो है पॉलिटिकल करियर रहा है। बहुत अप्स एंड डाउन्स उन्होंने देखे हैं। हालांकि वो एक तरीके से मैं बोलूं तो भारत की जो राजनीति है वो उनके परिवार अगर उनके परिवार का जिक्र ना हो तो भारत की राजनीति के बारे में आप बात नहीं कर सकते हैं। उनके परिवार ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन प्रधानमंत्री इस देश को दिए हैं। और एक प्रधानमंत्री जो है इंदिरा गांधी के पिता थे, और एक प्रधानमंत्री जो थे वो इंदिरा गांधी के बेटे थे। तो इंदिरा गांधी का जो एक पीरियड रहा है एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो काफी इवेंटफुल रहा है। इवेंटफुल मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत पॉलिटिकल उथल पुथल उस समय जो है राजनीति में हुई, देखी गई। और जो एक सबसे बड़ा कहते हैं कि भारतीय राजनीति का एक ब्लैक स्पॉट जिसे हम कहते हैं, वो भी इंदिरा गांधी के ही जो है टेन्योर में देखा गया, यानी कि इमरजेंसी। इमरजेंसी जो है वो सिर्फ एक बहुत बड़ी बात है जो इंदिरा गांधी से रिलेटेड है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा बड़ा जो है इंदिरा गांधी का पॉलिटिकल करियर है, पॉलिटिकल स्टैचर है। और उसको हम एक पार्ट में जो है बिल्कुल नहीं कवर कर सकते थे, तो हम, मैंने और मृत्युंजय ने ये डिसाइड किया कि हम जो है इसको शुरू करेंगे, इसको जो है शुरू करेंगे, लेकिन उसको करेंगे हम 3 पार्ट्स में। तो हमारा जो पहला पार्ट है मृत्युंजय, वो जो है 1966 से लेके 1971 का जो पीरियड है, उस पीरियड के अराउंड जो है ये हमारा डिस्कशन होने वाला है। तो शुरुआत अगर हम करें 1966 से, तो इस समय भारतीय राजनीति में इंदिरा गांधी कहां पर थी? क्योंकि उस समय वो प्रधानमंत्री तो नहीं बनी थी, लेकिन हाँ, भारतीय राजनीति में वो सक्रिय जरूर थी। देखिए, बात जनवरी 1966 की है और उस समय ताशकंद में, रूस के ताशकंद में भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे और अयूब खां थे फील्ड मार्शल यहाँ के पाकिस्तान के। तो इन दोनों की मुलाकात हुई थी। इसमें मीडिएशन जो था वो रूस की, माने सोवियत यूनियन उस समय था, तो सोवियत यूनियन का ये मीडिएशन इसमें था। और इसी के तहत वहां पर ये दोनों देश के नेता, भारत और पाकिस्तान के, 65 के वॉर के बाद एक दूसरे से मिले और मिलने के बाद उनके बीच समझौता हुआ जिसे हम ताशकंद समझौते के नाम से जानते हैं। जी हालांकि मेरी राय है कि हम लोग ताशकंद और शास्त्री जी की मृत्यु
और साथ ही साथ 65 के वॉर पर भी एक एपिसोड करें, क्योंकि ये भारत के इतिहास का एक बहुत ही मॉडर्न हिस्ट्री का एक डिफाइनिंग मोमेंट है, स्पेशली इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस के कॉन्टेक्स्ट में हम मेरे बात ख्याल से करें। जिस तरीके से जी मृत्युंजय, जिस तरीके से अगर मैं बात करूं अमेरिका की पॉलिटिकल हिस्ट्री की, तो जिस तरीके जी से जेएफ के असैसिनेशन है, उसी तरीके से भारत में दो ऐसे बहुत बड़े रहस्य हैं, पॉलिटिकल रहस्य हैं, जिनके ऊपर जी से जो है अभी तक पर्दा ओवर नहीं हटा है। पर्दा नहीं हटा है। एक तो है शास्त्री जी की क्या मृत्यु हुई या उनकी हत्या हुई, और सेकंड है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, क्या वो उस पर 1949 1948 के उस प्लेन क्रैश में मारे गए, क्या वो गुमनामी बाबा थे या क्या था, वो सब बहुत सारी चीजें हैं, उनके ऊपर हम डेफिनेटली एक डिस्कशन जरूर करेंगे अपने पॉडकास्ट पे। लेकिन आज जो है हमारा एक स्पेसिफिक पॉइंट फ्रेम, टाइम फ्रेम पर जो है हम इंदिरा गांधी के बारे में बात करना चाहते हैं। तो जी, मैं आपसे तो सिर्फ मैं ये आपको जानना, बताता चलूं। जी 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 मैं आपको बताता चलूं कि उस सरकार में जो शास्त्री जी की सरकार थी, उसमें ये सूचना और प्रसारण मंत्री, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में एमओएस थी, यानी मिनिस्टर ऑफ स्टेट थी, जी यानी एक जूनियर मंत्री के तौर पे ये काम कर रही थी। इनको कैबिनेट मंत्री का भी दर्जा हासिल नहीं था। तो आप ये समझ सकते हैं कि इंदिरा गांधी का जो कद था, जो स्टेचर था, कोई बहुत ऊंचा ओहदा नहीं था, जबकि वो एक पूर्व प्रधानमंत्री और भारतीय राजनीति के लीजेंड कहे जाने वाले, और उस समय तो पंडित नेहरू का जो स्टेचर था, वो एक तरह से मतलब गॉड ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स का स्टेचर वो हासिल कर चुके थे। जी उनकी बेटी थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि 1959 में जब नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर उस समय भी थे, उस समय इंदिरा गांधी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन चुकी थी 1 साल के लिए। हम्म तो इन सब के बावजूद वो शास्त्री जी के कैबिनेट में एमओएस के ओहदे पर थी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय कोई बहुत ऐसा महत्वपूर्ण मंत्रालय नहीं है, क्योंकि महत्वपूर्ण मंत्रालयों में शामिल होते हैं वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय और रक्षा रक्षा मंत्रालय, डिफेंस। जी जी, और फॉरेन मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जिसको आज हम कहते हैं, उस समय फॉरेन मिनिस्ट्री कहा जाता था उसको। तो ये इनमें से कोई पद उनके पास नहीं था। इंदिरा गांधी के बारे में ये बहुत ही स्पष्ट है, कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स हैं इस बारे में, कि इंदिरा गांधी अपने प्रधानमंत्री से नाराज थी, और अक्सर वो भीतर खाने में ये चर्चा वो किया करती थी कि वो कैबिनेट मंत्रिमंडल छोड़ करके, शास्त्री मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर, और वो लंदन में जाकर बस जाएंगी, वहीं शिफ्ट हो जाएंगी। हम्म ऐसी बातें अक्सर निकल कर आती थी। इसी बीच ऐसा होता है कि ताशकंद में शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है, और वहां से उनकी जब डेड बॉडी आती है, उसकी अंत्येष्टि की जाती है, और इसके बाद, इसके तुरंत बाद ही जो शास्त्री जी के मंत्रिमंडल में नंबर 2 थे गुलजारी लाल नंदा, जो गृह मंत्री थे, उनको प्राइम मिनिस्टर, वर्किंग प्राइम मिनिस्टर, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के तौर पे शपथ दिला दिया जाता है। और उसके बाद कवायद शुरू होती है इंदिरा गांधी, इसके बाद कवायद शुरू होती है एक फुल टर्म प्राइम मिनिस्टर की खोज की। अब ओके देखिए भारत में उस समय क्या था कि नेहरू जी के मंत्रिमंडल में उस समय तक स्वतंत्रता आंदोलन के सभी बड़े जो स्टालवर्ड्स थे, उनका निधन हो चुका था, क्योंकि पंडित नेहरू का 17 वर्षों से भी ज्यादा समय तक भारतीय प्रशासन पर उनका नियंत्रण था, यानी उन्होंने प्रशासन को नेतृत्व दिया था एज द प्राइम मिनिस्टर। वो 1946 में ही, सितंबर में ही, 1946 के सितंबर में ही प्राइम मिनिस्टर बन गए थे नेहरू जी। जी प्राइम मिनिस्टर नेहरू इंटरिम आजादी से 1 साल गवर्नमेंट, पहले इंटरिम गवर्नमेंट जो थी उसके प्राइम मिनिस्टर बने थे। जी बन गए थे। तो उस समय से लेकर के और लगभग वो मई 1964 तक वो प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। तो इतने लंबे पीरियड में जितने भी बड़े स्टॉलवर्ड्स थे, उनका निधन हो गया था। और अब नेहरू के बाद राजनीति के जो सबसे मजबूत नेता थे, वो थे मोरारजी देसाई, और वो 8 बार के वित्त मंत्री रहे थे, और एक बहुत बड़े गांधीयन नेता तो थे ही, और राजनीति में उनका बहुत बड़ा स्टेचर था। जी पंडित नेहरू के बहुत करीबी थे, लेकिन पंडित नेहरू के करीबी होने के बावजूद उनको बहुत सारे लोग जो टॉप लीडरशिप में थे, वे पसंद नहीं करते थे। नेहरू के आसपास के लोग भी, इनमें प्रमुख लोग थे के कामराज तमिलनाडु से, देवराज अरस और निजालिंगप्पा जो ये कर्नाटका से थे। तो इन लोगों ने एक अपना गैंग बनाया हुआ था, खासतौर पे नेहरू जी की सेहत जब बिगड़ने लगी थी 62 की लड़ाई के बाद, और कई बार तो वो बिस्तर पर भी आ गए थे, कुछ दिन तक उठ नहीं पाए थे, उनकी सेहत बहुत खराब हो गई थी 62 के भारत की पराजय के बाद चीन के हाथों।
तो इस वजह से क्या हुआ था कि सिंडिकेट ग्रुप जो है, जिसके जिसके के नेता थे के कामराज, तमिलनाडु से, तो सिंडिकेट ग्रुप बहुत ही ताकतवर हो चुका था। और सिंडिकेट ग्रुप का ये पहले से ही था कि अगर इनकी मृत्यु होती है नेहरू जी की, जी तो किसी भी सूरत में मोरारजी देसाई को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने देना है। तो इस और वे लोग ऐसे व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते थे जो कि एक कॉम्प्रोमाइजिंग कैंडिडेट हो, जिस पर कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की सहमति हो और जिसे ये लोग नियंत्रण में रख सकें। और ऐसे व्यक्ति के तौर पे इनको पहले शास्त्री दिखाई देते हैं। तो नेहरू जी की मृत्यु के बाद काफी तिकड़म लगा करके, जोड़ तोड़ करके पहले शास्त्री जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। और जब शास्त्री जी का निधन होता है 66 में, तब उसके बाद दोबारा से ये कवायद शुरू होती है सिंडिकेट ग्रुप की, जिसके कि प्रमुख नेता थे निजालिंगप्पा, के कामराज और एक बार फिर से मैं बता दूं देवराज अर्श। तो ये सभी लोग एक बार फिर से कवायद करते हैं कि मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाए। तो इसके लिए ये लोग इन लोग को दिखाई देता है कि पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू की पुत्री इंदिरा गांधी, जो कि राजनीति में कोई बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं थी और साथ ही साथ बड़े शांत स्वभाव की थी और कोई बहुत ज्यादा एक्टिविज्म दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन इन लोगों को कुछ चीजें ऐसी थी जिस पर गौर करनी चाहिए थी, लेकिन वो चीजें इन्हें दिखाई नहीं दी, क्योंकि इनको दिखाई दे रहा था मोरारजी देसाई की महत्वाकांक्षा। तो मोरारजी देसाई को रोकने के लिए इन लोगों ने तय किया कि इंदिरा गांधी को एक अपने कैंडिडेट के तौर पे वो प्रमोट करें, और इंदिरा गांधी को इन्होंने प्रमोट किया। इंदिरा गांधी की जो छवि थी, एक ऐसे माइल्ड लीडर की, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर की नहीं। और उस समय की राजनीति में ज्यादातर लोगों को यही पसंद आता था कि जो टॉप लीडरशिप हो वो थोड़ा माइल्ड किस्म का हो, जो कि उनके लिए ज्यादा तकलीफ नहीं दे। और देखिए, प्राइम मिनिस्टर बनाने में सबसे अहम भूमिका थी राज्यों की मुख्यमंत्रियों की। तो स्टेट चीफ मिनिस्टर्स जो थे, क्योंकि उन्हीं की सहमति से सांसदों को टिकट दिया जाता था। और सांसदों के टिकट काटने में मुख्यमंत्रियों की अहम भूमिका हो सकती थी। तो इस वजह से जो मुख्यमंत्री थे, उन मुख्यमंत्रियों को भी इंदिरा गांधी ज्यादा मुफीद लगती थी। और उन मुख्यमंत्रियों के इशारे पर जो लोकसभा के और राज्यसभा के सदस्य थे, उन लोगों ने कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में सबका झुकाव प्रारंभ हुआ इंदिरा गांधी के तरफ, क्योंकि कोई भी एक हार्डलाइनर पॉलिटिशियन नहीं चाहता था एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इस वजह से मोरारजी देसाई का जो पत्ता है वो दोबारा से कटा और इंदिरा गांधी एक बार फिर से इमर्ज होती हैं प्राइम मिनिस्टर के तौर पे। और चंद सप्ताह के बाद ही, यानी लगभग फरवरी के आसपास में 1966 के, इंदिरा गांधी को राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला देते हैं। और इस तरीके से 1966 की सर्दियों में भारत को पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पे इंदिरा गांधी प्राप्त होती हैं। जी, ये तो था जी उनका सफर कहां से शुरू हुआ एज प्रधानमंत्री। हालांकि एक ऐसी लेडी को प्रधानमंत्री बनाया गया जिनको वो द सो कॉल्ड सिंडिकेट जो है वो कंट्रोल करना चाहते थे। उनको लगता था कि उनको कंट्रोल कर पाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने ही पूरे देश को जो है एक अलग से वहां पर जो है एक अलग दिशा की तरफ मोड़ दिया। तो चलिए यहां पर अगर हम बात करें, जब वो बनी देश की पहली प्रधानमंत्री, तो 49 उनकी एज थी। और उसके तुरंत बाद ही जो है 1966 में जो है वो प्रधानमंत्री बनी। और उसके कुछ ही समय बाद जो है वहां पर लोकसभा इलेक्शंस हुए भारत में, अगर मैं बात करूं। और हालांकि उस टाइम कांग्रेस पार्टी को ज्यादा वोट नहीं मिले, 280 के करीब वोट ही मिले थे। और वहां पर एक बार लोकसभा में जी हाँ सीट मिली वहां पर लोकसभा में। और सरकार जरूर बनी वहां पर, लेकिन उसके साथ साथ एक और बड़ा अच्छा इंसिडेंट चल रहा था कि वहां पर प्रेसिडेंट इलेक्शन भी हो रहे थे। और क्योंकि तो वहां पर जो है जाकिर हुसैन को जो है राष्ट्रपति बनाया गया जी। और वो जीते भी, लेकिन 1969 में जो है उनकी अनटाइमली डेथ के बाद जो है वहां पर एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल गेम खेला गया, जब बीवी गिरी को जो है एक बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से जो है वहां पर राष्ट्रपति बनाया गया। तो उसके बारे में कुछ बताइए कि उस बीवी गिरी जी को जो है उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाने में इंदिरा गांधी ने कैसी जो है राजनीतिक तिकड़म लगाई थी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 1966 की जो का वर्ष था, वही अपने आप में काफी डिफाइनिंग, अपने आप में
बहुत सारे एक टर्मोइल वाला साल था, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 65 में अकाल पड़ा था, लेकिन उससे भी बड़ी भुखमरी पैदा हो गई थी 1966 में। हम्म, भारत के बहुत बड़े इलाके में बिल्कुल बारिश नहीं हुई थी, हम्म, और हम लोगों ने तो बचपन में स्कूल से ही पढ़ा है कि भारतीय कृषि वर्षा का एक जुआ है। मतलब जी, बारिश वर्षा पर इतना ज्यादा डिपेंडेंट है जी, कि अगर बिल्कुल। बारिश होती थी तो बम्पर फसल हो जाती थी, कम से कम खाने पीने भर। और अगर नहीं होती थी तो इसकी वजह से क्या होता था कि भूखमरी की और अकाल की स्थिति आ जाती थी, जी, और हजारों सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग मर जाते थे। हम्म, तो उस समय भी यही समस्या हुई थी। तो इंदिरा गांधी इससे निपटने के लिए वे वो जाती हैं अमेरिका, और वहां पर जाकर के प्रेसिडेंट निक्सन से वो मुलाकात करती हैं। हम्म, और इस मुलाकात में ये तय होता है कि अमेरिका अपने एक फूड स्कीम के तहत इंडिया को वो जो रेड व्हीट ग्रेन्स जो था, हालांकि जिसकी क्वालिटी के बारे में बहुत ही तरह की कंट्रोवर्शियल बातें कही जाती हैं। कहा हम्म, जाता है कि अमेरिका के लोग खुद भी उस गेहूं को नहीं खाते थे, बल्कि वो गेहूं स्पेशली उगाया ही जाता था वहां के सुअरों को खिलाने के लिए। तो फिर अमेरिका ने कहा कि हम आपको वो ग्रेन फूड ग्रेन देंगे। और इसके लिए हालांकि इंदिरा गांधी पर बहुत पहले से दबाव पड़ रहा था कि इंदिरा गांधी की सरकार भारतीय मुद्रा यानी इंडियन करेंसी का डिवैल्यूएशन करें। हम्म, तो इसको लेकर के वहां जाती है। उस समय इनके फाइनेंस मिनिस्टर थे सचिन चौधरी। तो सचिन चौधरी की सलाह पर, आईएमएफ के और निक्सन के दबाव पर इंदिरा गांधी वहां से लौट कर आती हैं, और आने के बाद भारतीय मुद्रा का 35% डिवैल्यूएशन करती हैं। हम्म, और इस उम्मीद से करती हैं कि इससे इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, क्योंकि इंडियन करेंसी की कीमत अगर गिर जाए तो जाहिर है कि भारतीय जो सामान विदेशी बाजारों में भेजा जाता है वो थोड़ा सस्ता हो हो जाता है। जाएगा, जी, और सस्ता हो जाने की वजह से उसकी डिमांड थोड़ी बढ़ सकती है, उसकी उसकी मांग बढ़ सकती है, और इस तरह से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को थोड़ा सा एक बूस्ट मिल सकता था। तो इस बात की उम्मीद इंदिरा गांधी ने की। लेकिन इंदिरा गांधी देखिए हमेशा राजनीतिक तिकड़म जरूर लगाती थी, जी, लेकिन उनको अर्थव्यवस्था की कभी भी अच्छी समझ नहीं रही। और इसीलिए आपको मैं एक बात बार बार बताना चाहूंगा कि इंदिरा गांधी चाहे कितनी भी मजबूत प्रधानमंत्री रही हो, हम्म, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत ही दुःस्वप्न के तौर पे है रही है इंदिरा गांधी। हम्म, उनका पूरा का पूरा पीरियड जो है, उनका स्टिंट एज द प्राइम मिनिस्टर, वो अर्थव्यवस्था के मामले में के मैनेजमेंट के मामले में पूरी तरह से नाकाम रहा। और जी, भारत की जनता ने बेतहाशा गरीबी, बहुत एक्सट्रीम गरीबी देखी, जी, बहुत ही दुर्दशा की स्थिति रही। जी, बहुत। और जितने भी इंदिरा गांधी के पीरियड में टर्मोइल आप देखते हैं जी, और आंदोलन देखते हैं, इन सब के पीछे वो गरीबी का ही फैक्टर था, क्योंकि इंदिरा गांधी इकोनॉमी की बिल्कुल समझ नहीं रखती थी। और इनके जो सलाहकार थे उनकी भी ऐसी स्थिति नहीं थी कि वो देश के इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, एग्रीकल्चरल ग्रोथ के लिए कुछ बेहतर कदम उठा पाए। जी, और इसी कारण से क्या होता है कि इंदिरा गांधी अचानक से जो 35% इंडियन करेंसी का डिवैल्यूएशन करती हैं, भारत का एक्सपोर्ट अचानक से एकदम से डूम हो जाता है, डूब हम्म, जाता है। इंडिया का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पर इसको बहुत बुरा असर पड़ता है, और अर्थव्यवस्था एक मुसीबत के भंवरजाल में फंस जाती है। और दूसरी तरफ अमेरिका ने जो प्रॉमिस किया था फूड ग्रेन सप्लाई का, वो भी देने से वो मना करता है, वो कोई सपोर्ट नहीं करता। हम्म, बाद में इंदिरा गांधी को स्वीकार करना पड़ता है कि वो उनकी सरकार का एक बहुत ही गलत डिसीजन था। मैं तो कहूंगा कि वो एक बेवकूफाना डिसीजन था कि इंडियन करेंसी का इतना ज्यादा, इतने बड़े प्रोपोर्शन में आप डिवैल्यूएशन करें। तो एक तो कि वो डिवैल्यूएशन इंदिरा गांधी ने किया था, जो कि बहुत ही गलत फैसला था। जी, इसके बाद इसके अलावा आगे चल करके इंदिरा गांधी ने बैंकों का नेशनलाइजेशन करने का फैसला किया था। जी, देखिए होता क्या है कि 1966 के बाद आता है 1967 का साल, और इसी साल 5 साल पूरे होने थे 62 के बाद, लोकसभा चुनाव फिर से होने थे। और हम्म, इस बार जो चुनाव होते हैं, इस चुनाव पर जो प्रधानमंत्री थी, जो नौसिखुआ प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, जी, उनकी छवि का बहुत अच्छा असर नहीं होता है। हालांकि
इंदिरा गांधी सिंगल हैंडेडली पूरे इलेक्शन कैंपेन को लीड करती हैं और पूरे देश भर में घूम घूम करके प्रचार करती हैं। नतीजा ये होता है कि उनकी सरकार किसी तरह से एक सिंपल मेजॉरिटी हासिल कर लेती है, जबकि अब के पहले कांग्रेस को 520 के करीब टोटल लोकसभा के स्ट्रेंथ में से हर बार कांग्रेस को 300, साढ़े तीन सौ से ज्यादा ही सीटें हमेशा मिलती रही थी। लेकिन इस बार मात्र 280 सीटें ही कांग्रेस को आती हैं और एक सिंपल मेजॉरिटी मिल जाती है। इंदिरा गांधी की इतनी कामयाबी जरूर होती है। अब इसके बाद आता है राष्ट्रपति का चुनाव, क्योंकि जब जब लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसके साथ साथ राष्ट्रपति का भी चुनाव भारत में होता रहा है। अब सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में कहा गया कि इनको एक और 5 साल का एक टेन्योर दिया जाए, लेकिन इंदिरा गांधी को यह मंजूर नहीं था कि कोई किसी ओल्ड गार्ड को सत्ता के शीर्ष में के आसपास भी रखा जाए। तो इसलिए इंदिरा गांधी इस बात से साफ तौर पे इनकार करती हैं और वो अपनी ओर से सुझाव देती हैं जाकिर हुसैन के बारे में। और जाकिर हुसैन एक शिक्षाविद थे और उनको बनाया जाता है, वो उसके पहले बिहार के गवर्नर हुआ करते थे। तो जाकिर हुसैन को राष्ट्रपति बनाता है। जिसे कहा भी जाता है कि रामनाथ कोविंद बिहार के गवर्नर थे, उसके बाद वो भारत के राष्ट्रपति बने। उसी तरह से जाकिर हुसैन भी पहले बिहार के गवर्नर थे और फिर इसके बाद उनको भारत का राष्ट्रपति का चुनाव करा के उनको राष्ट्रपति बना दिया जाता है। और इसके बाद लेकिन होता यह है कि 69 तक आते आते सिंडिकेट के रिलेशन इंदिरा गांधी से बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे और इंदिरा गांधी चाहती थी कि वो अपने कैबिनेट में ज्यादा से ज्यादा लोगों को, अपने पसंद के लोगों को इंक्लूड करें, जबकि सिंडिकेट ग्रुप जो था वो नहीं चाहता था कि वो इंदिरा गांधी कैबिनेट के सिलेक्शन में अपनी तरफ से मनमानी करें। तो इस वजह से बार बार उनके फैसलों पर ब्रेक लगाने की कोशिश करता था, जिसकी वजह से कामराज गुट का रिलेशन जो है इंदिरा गांधी के साथ बेतहाशा खराब होता चला गया। इसी का नतीजा था कि जो कामराज बार बार कोशिश करते थे मोरारजी देसाई को रोकने का, वही कामराज देवराज अर्स और निजालिंगप्पा मोरारजी देसाई के साथ मिल जाते हैं और उनके संगठन को कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाने लगता है। हालांकि ये सब अभी कांग्रेस के अंदर ही चल रहा था और तभी क्या होता है कि जाकिर हुसैन की 69 में मृत्यु हो जाती है। ये एक बड़ा ही डिफाइनिंग मोमेंट था। जैसे ही जाकिर हुसैन की मृत्यु होती है, उस समय उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी। तो वीवी गिरी एक तरफ उपराष्ट्रपति थे, जाकिर हुसैन की मृत्यु होती है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि क्या कोई नया प्रधानमंत्री राष्ट्रपति चुना जाए या फिर वीवी गिरी को ही प्रमोट कर दिया जाए? तो नहीं, वो तो ऑटोमेटिकली उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाता है जी। तो वीवी गिरी जो थे वो टेम्पोररीली राष्ट्रपति बन जाते हैं जी, ठीक है, क्योंकि उपराष्ट्रपति थे तो वो टेम्पोररीली राष्ट्रपति बन जाते हैं। और उनके राष्ट्रपति बनने के बाद अब ये होता है कि एक व्यक्ति को जो सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश को, शायद मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे जो भी, उनको बना दिया जाता है उपराष्ट्रपति देश का। अब क्या होता है कि नए राष्ट्रपति के चुनाव की जब बात आती है तो उस समय कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन अपनी ओर से प्रमोट करता है नीलम संजीव रेड्डी की। और नीलम संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश के नेता थे। तो नीलम संजीव रेड्डी को कांग्रेस का ऑफिशियल कैंडिडेट राष्ट्रपति पद के लिए घोषित किया जाता है, जिसे इंदिरा गांधी और लोकसभा में कांग्रेस के सारे सदस्य अप्रूव करते हैं, क्योंकि ये उनकी व्यवस्था थी। क्योंकि उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कामराज, अब कांग्रेस के प्रेसिडेंट का आदेश था और उस समय के कांग्रेस के प्रेसिडेंट की ताकत बहुत होती थी जी। अब तो लोकसभा का जो लीडर होता है उसकी ताकत ज्यादा होती है, या डिपेंड करता है कि किसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है। तो अभी इंदिरा गांधी इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि कांग्रेस अध्यक्ष या ऑर्गेनाइजेशन के फैसले के खिलाफ जा सके। तो इस वजह से इंदिरा गांधी ने क्या किया कि अप्रूव कर दिया कि चलिए नीलम संजीवा रेड्डी हम सबके कैंडिडेट होंगे, लेकिन उनको ये फैसला पसंद नहीं आया। इसी बीच क्या हुआ कि नीलम संजीवा रेड्डी जब अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने सभी पार्टियों से संपर्क किया उनके पक्ष में मतदान के लिए, और इसी क्रम में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का जो पूर्ववर्ती रूप था जनसंघ, तो नीलम संजीव रेड्डी ने जनसंघ से भी संपर्क किया कि आप हमारे पक्ष में मतदान करें, क्योंकि एक कैंडिडेट का ये एक फर्ज होता है और उसको ये छूट होती है कि वो किसी से भी
अपने पक्ष में मतदान की अपील कर सकता है। जी बिल्कुल। इंदिरा गांधी को यहीं से मौका मिल गया संजीव रेड्डी का विरोध करने का। पहले से तो पसंद नहीं करती थी, तो जी इंदिरा गांधी ने कहा कि ये कम्युनल ताकतों का समर्थन लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो कांग्रेस की जो सेकुलर पॉलिसी है उसके खिलाफ जाती है। ओके, तो अब वहां से इसके फिर बाद जी जी जी, इसके बाद होता यह है कि इसी समय जो ये लड़ाई जो है, आपको जो सिंडिकेट ग्रुप का था और जी इंदिरा गांधी के बीच का, ये और ज्यादा बढ़ जाता है और दोनों के बीच फासले बढ़ जाते हैं और ज्यादा जो दरार है वो वाइडन हो जाता है। ओके यानी जो उनका अंदर जो फॉल्ट लाइन था कांग्रेस के अंदर, वो और ज्यादा वाइड ओपन हो जाता है। जी अब होता यह है कि इंदिरा गांधी दूसरी तरफ भारत के उस समय के जो इंटरिम प्रेसिडेंट थे बीबी गिरी, उनको कहती हैं कि आप महाराज एक काम करो कि आप रिजाइन करिए राष्ट्रपति पद से, ओके और जो उपराष्ट्रपति हैं, जो वो अब बन जाएंगे राष्ट्रपति, और वो राष्ट्रपति का काम देखेंगे और आप निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पे इलेक्शन लड़ लो। देखिए ओके उस समय समाजवाद का कांग्रेस पर, समाजवादी विचारधारा का कांग्रेस पर बहुत प्रभाव था, और ये वीवी गिरी जो थे ये ट्रेड यूनियन लीडर थे। ओके यानी ये ट्रेड यूनियन क्षेत्र से आए थे, मजदूर आंदोलन से ये उभर कर आए थे भारतीय की राजनीति में, और उसी का नेतृत्व करते थे। तो इस वजह से जो कांग्रेस में सोशलिस्ट फैक्शन था, सोशलिस्ट फैक्शन को इंदिरा गांधी ने मना लिया कि वे वीवी गिरी के पक्ष में वोटिंग करेंगे, लेकिन उन्होंने कभी भी ऑफिशियली खुल के कुछ नहीं कहा। इंदिरा गांधी ने एक स्टेटमेंट जारी किया कि पार्टी के सभी सांसद अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट करें, चाहे संजीव रेड्डी को वोट करें या वीवी गिरी को वोट करें, ओके लेकिन अंतरात्मा की आवाज पर वोटिंग करें। और दूसरी तरफ उन्होंने उनकी क्रेडेंशियल पर, सेकुलर क्रेडेंशियल पर, कांग्रेस का ऑफिशियल कैंडिडेट नीलम संजीव रेड्डी के सेकुलर क्रेडेंशियल पे सवाल भी उठा ही दिया था कि इन्होंने कम्युनल फोर्सेस जनसंघ से सपोर्ट की अपील की है। जी जी, अब इसके बाद जो इलेक्शन होता है उसमें इंदिरा गांधी के सपोर्ट के जितने सांसद थे, लोकसभा, राज्यसभा और कई राज्यों के मुख्यमंत्री, क्योंकि पार्टी के मुख्यमंत्रियों पर प्रधानमंत्री और लोकसभा के नेता का बहुत जोरदार प्रभाव होता ही है। तो इस वजह से एक हालांकि कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन का भी कम प्रभाव नहीं था, इसलिए एक सिंपल मेजॉरिटी से वीवी गिरी चुनाव जीत जाते हैं। मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, जी राष्ट्रपति चुनाव में ये पहली बार हुआ था कि सेकेंड बैलेट, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में फर्स्ट बैलेट माने प्रथम प्रायोरिटी, सेकेंड प्रायोरिटी तरह की वोटिंग होती है, ओके और वो उस राष्ट्रपति के चुनाव का जो सिस्टम होता है उसको कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, यानी एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहते हैं, ओके यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। तो इसमें सेकेंड जो प्रेफरेंस वाले वोट थे उसको पहली बार काउंट करना पड़ा था। इसके बाद ओके पहले फर्स्ट प्रायोरिटी वोट को काउंट करने से ही इतना ज्यादा मेजॉरिटी मिल जाता था कि क्लियर विनर डिक्लेयर हो जाता था। ओके लेकिन इस चुनाव में 69 के चुनाव में ऐसा नहीं हो पाया और सेकेंड प्रायोरिटी वोट्स को भी काउंट करना पड़ा, जिसके बाद वीवी गिरी एक सिंपल मार्जिन के साथ उनको चुनाव में सफलता मिली और वीवी गिरी राष्ट्रपति बन जाते हैं। जी ठीक है, और इस चुनाव के बाद तो फिर एक दूसरे के खिलाफ तलवारें तन जाती हैं। एक तरफ इंदिरा गांधी थी और दूसरी तरफ कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन। जी पार्टी पर जो पकड़ था संगठन का, वो तो कामराज गुट का था, जिसमें कि अब थे मोरारजी देसाई भी, नीलम संजीव रेड्डी, देवराज अर्श और साथ ही साथ निजालिंगप्पा। तो ये कांग्रेस के बहुत बड़े स्टॉलवर्ड्स थे और इन सब का कंट्रोल था। इन सब लोगों ने एक मुश्त फैसला लिया और अपने प्रधानमंत्री, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ऐतिहासिक घटना घटी थी, जी अपने प्रधानमंत्री को ही कांग्रेस से निकाल दिया। मेरे ख्याल से बर्खास्त भारतीय कर दिया। राजनीति में ये शायद पहली बार हुआ होगा कि पार्टी ने अपने प्रधानमंत्री को ही बर्खास्त कर दिया। जी, लेकिन इंदिरा गांधी के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इसके बाद जब इंदिरा गांधी की सरकार चली जाती है 77 के बाद, उसके बाद भी इंदिरा गांधी को कांग्रेस से निकाल दिया जाता है। ओके और निकालने वाले व्यक्ति जो थे वो कोई बरुआ थे, जिन्होंने एक जमाने में कहा था इंदिरा इज इंडिया। वे इतने बड़े इंदिरा गांधी के चमचे थे, और जब उनका कांग्रेस पर वर्चस्व हुआ, उन्होंने इंदिरा गांधी को ही कांग्रेस से निकाल दिया, तब दोबारा कांग्रेस आई बनी।
तो 70s में भी ऐसा हुआ था, इंदिरा गांधी को 2 बार कांग्रेस से निकाला गया। जी जी, चलिए अभी तो बात लेकिन अभी की करते हैं जी हाँ, जो जिस जी टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं जी। जी, तो उस फेज में होता यह है कि अब इंदिरा गांधी बनाती हैं कांग्रेस आर, यानी कांग्रेस रिक्विजनिस्ट, और दूसरी तरफ बनता है कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन। तो इन कांग्रेस रिक्विजनिस्ट के पास 220 के करीब सांसद थे, और कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन के पास लगभग 60 के करीब सांसदों का सपोर्ट था। जाहिर है कि इंदिरा गांधी को लोकसभा में कांग्रेस का सबसे बड़ा गुट का सपोर्ट तो हासिल था, लेकिन जी अब इंदिरा गांधी का जो लोकसभा में बहुमत था वो जाता रहा। अब इंदिरा गांधी बहुमत खो चुकी थी। इसके बाद इंदिरा गांधी ने, अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं, उनको वामपंथी दलों का सपोर्ट लेना पड़ता है, जी कुछ ऐसे तत्वों का सपोर्ट लेना पड़ता है जो कांग्रेस के परंपरागत विरोधी तत्व थे, उनका सपोर्ट इंदिरा गांधी ने लिया। और इसी समय क्या था कि अमेरिका से भारत का मोह भंग हो चुका था, तो इंदिरा गांधी एंटी अमेरिका पॉलिसी पर काम करना शुरू करती हैं। ओके और इसी एंटी अमेरिका पॉलिसी के तहत वो रूस यानी सोवियत यूनियन के ज्यादा करीब जाती हैं, और रूस के प्रभाव में इंदिरा गांधी अपनी सरकार के अंतर्गत बहुत भारी मात्रा में कम्युनिस्ट बुद्धिजीवियों को, कम्युनिस्ट संस्कृति कर्मियों को शिक्षण संस्थानों में नियुक्त करती हैं। बड़े बड़े यहीं जो से नेशनल, और यहीं से मृत्युंजय अगर मैं बोलूं आधुनिक भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो उत्पन्न होती है, जिसका नाम जी आजकल बच्चे 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 की जुबान पर है, जिसे हम जेएनयू के नाम से जानते हैं। हाँ, एक तो जेएनयू के नाम से जानते हैं, और जो एक लेफ्ट लिबरल जो इकोसिस्टम आज भारत में दिखाई दे रहा है, जो भारत के नेशनलिज्म के खिलाफ, भारत की आर्थिक तरक्की के खिलाफ, जो एक भारत में ज्यादा से ज्यादा पूंजी जेनरेट करने, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो कोशिशें होती हैं, भारत की कृषि को आधुनिक बनाने की जो कोशिश होती है, इसके खिलाफ जो आवाज उठाने वाला तबका है, यही है वो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम। और जी इसका जन्म भी उसी पीरियड में हुआ था जब इंदिरा गांधी ने लोकसभा में बहुमत खो दिया 69 में। अब इसके बाद सोवियत संघ के दबाव में यहाँ पर जो कम्युनिस्टों के सरकार का सपोर्ट इंदिरा गांधी को मिला, उस सपोर्ट के कारण नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, आपने नाम सुना होगा, जी जी, भारत एनएसडी, ये बिल्कुल सबको पता है जी हाँ। एनएसडी। इसके अलावा भारतीय नाट्य संस्थान जो है वो तो एनएसडी हो गया। ये इसके FTII बाद है। हाँ, इसके बाद एफटीआई हो गया, जेएनयू की स्थापना की गई। इसके अलावा बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज के जो वाइस चांसलर होते थे और सभी बड़े पदों पर नियुक्त किए जाने लगे। फिल्म के क्षेत्र में जितनी भी संस्थाएं थी, जैसे फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड जो है, जिसे हम लोग सेंसर बोर्ड के नाम से जानते हैं, जी उसमें भी बहुत भारी तादाद में वामपंथी विचारधारा के लोगों को घुसाया गया। नतीजा ये हुआ कि परफॉर्मेंस प्रभावित हुआ। साथ ही साथ भारतीय साहित्य पर, खासतौर पे हिंदी साहित्य पर तो पूरी तरह से वामपंथियों ने ही कब्जा कर लिया। और इन लोगों ने उन राष्ट्रवादी कवियों को, जिन्होंने भारतीय जनता को बहुत ज्यादा प्रेरित किया, आज भी प्रेरित करते हैं, जी जैसे राजबिहारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन, माखनलाल चतुर्वेदी और मैथिली शरण गुप्त, लिखना शुरू किया इनके बारे में कि ये लोग तो भारतीय, इन लोग की जो रचना है, साहित्य रचना, वो कूड़ा कबाड़ा है, क्योंकि उसमें जो सर्वहारा वर्ग है उसकी आवाज कहीं सुनाई नहीं देती। हम्म। तो हर जगह इन लोगों ने उस आवाज को, उस प्रेतात्मा की आवाज को सुनने की कोशिश की, जिसे ये सर्वहारा कहते थे। और उसी पीरियड में ये कहा जाता था जी कि अगर रूस के मॉस्को में बर्फबारी होती थी, तो भारत के कम्युनिस्ट और कांग्रेस के समाजवादी यहाँ पर दिल्ली में छाता खोलकर खड़े हो जाते थे। मॉस्को में अगर बर्फ गिर रहा हो, तो इंदिरा गांधी के सरकार के अंतर्गत जो कांग्रेस के समाजवादी लोग जो थे और ये जो वामपंथी लोग थे, ये सब के सब दिल्ली में छाता लेकर रोड पे चलना शुरू करते थे, चाहे कितनी भी कड़ी धूप क्यों ना हो और आकाश दिल्ली में कितना भी साफ क्यों ना हो। तो ऐसी सूरत बन गई थी। इसी समय इंदिरा गांधी ने अपने जनता के बीच अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए जी इन्होंने ट्रेड यूनियंस को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया और गरीबी हटाओ का नारा दिया।
इंदिरा गांधी एक तरफ, दूसरा जो उनके विरोधी थे कहते थे इंदिरा हटाओ, तो जी, इंदिरा गांधी ने नारा दिया गरीबी गरीबी हटाओ। हटाओ। जी, इंदिरा गांधी का नारा था गरीबी हटाओ। और इसी के संदर्भ में इंदिरा गांधी ने सबसे पहले 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, जी, क्योंकि वो नेशनलाइजेशन करके चाहती थी कि सरकार की नीति के हिसाब से बैंक लोन दें, जो कि एक अपने आप में कोई बहुत प्रोग्रेसिव फैसला नहीं था। आज भारत की जो अर्थव्यवस्था है, बहुत अच्छे से तरक्की नहीं कर पाई, कुंठित रह गई, इसके पीछे इसी का योगदान है। आज वही देखिए जो मजबूरन, सोशलिस्ट एक जो सोशलिस्ट सोच थी मृत्युंजय, वही उसी का जी, नतीजा। उसी का नतीजा था। आज देखिए तो जो प्राइवेट सेक्टर के आज बैंकों का प्राइवेटाइजेशन फिर से किया जा रहा है, पिछले 20 वर्षों से देखें तो भारतीय बैंकों का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, भारतीय कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, जबकि जरूरत इस बात की थी कि नेशनलाइजेशन करने से बेहतर था। उन्होंने 71 में आकर के इंडियन भारत के सारे माइंस का नेशनलाइजेशन कर दिया था। तो इंदिरा गांधी ने बहुत सारी संस्थाओं का नेशनलाइजेशन किया। इंदिरा गांधी ने पूरी अर्थव्यवस्था को चौपट करने के का पूरा एक ढांचा ही तैयार कर लिया। नेशनलाइजेशन करने की वजह से क्या हुआ कि भारत में बहुत सारी इंडस्ट्री के प्रमुख के तौर पे आईएएस ऑफिसर बैठ गए ओके। उन संस्थाओं में। जो सरकारी प्रतिष्ठान थे, जो भारत की इंडस्ट्री थी, उनको चलाने के लिए आईएएस ऑफिसर को बिठा दिया गया, जबकि एक बिजनेसमैन के लिए ये जरूरी होता है कि वो अपने प्रॉफिट को देख करके अपनी कंपनी को, अपने उत्पादन इकाई को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की नीतियां तैयार करता है। जी, लेकिन इंदिरा गांधी और ने पूरी, नेशनलाइजेशन होने से मुझे लगता है करप्शन और रेड टेपिज्म बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा उस समय। बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया, और लचर होने लगी सारी की सारी फैक्ट्रियां, प्रोडक्शन यूनिट्स फेल करने लगे। आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं जी, कि भारत में सबसे बढ़िया किस्म की क्वालिटी के कपड़े बनाने की कंपनी थी अरविंद मिल्स। लेकिन अरविंद मिल्स को, आपको इस बात की अनुमति नहीं थी कि वो बढ़िया क्वालिटी के वो बना सकता था सिले सिलाए वस्त्र। जी, लेकिन सिले सिलाए वस्त्रों को रखा गया था कि छोटे और मझोले किस्म के प्रोडक्शन यूनिट वाले ही बना सकते हैं, जिसकी की इसकी वजह से ये हुआ, उनको प्रोटेक्शन दिया गया, और प्रोटेक्शन देने की वजह से कभी भी इंडियन अपैरल इंडस्ट्री में कंपटीशन जन्म नहीं ले पाई। इंदिरा गांधी ने कंपटीशन को कभी भी, जी। मिल्स जो है एक मिनट, वो एक मिनट, भारत एक मिनट, में, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। जी हाँ, अभी शुरू कीजिए। देखिए अरविंद मिल्स जो है भारत में सबसे बढ़िया क्वालिटी के फैब्रिक्स बनाता है। जी, लेकिन उसके पास इतना ज्यादा पूंजी हमेशा से रहा था उस दौर में भी, कि अरविंद मिल्स अगर चाहता तो अच्छे क्वालिटी के अपैरल्स यानी सिले सिलाए वस्त्र भी बना सकता था। लेकिन होता यह था कि इंदिरा गांधी ने बहुत लो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन यूनिट के तहत अपैरल इंडस्ट्री को रखा, उसी कैटेगरी में रखा। जी, और इसकी वजह से ये हुआ कि अपैरल इंडस्ट्री में हेवी इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाया, और उसको बहुत ज्यादा प्रोडक्शन दिया गया, जिसकी वजह से इंडियन जो अपैरल होते थे, आप भी तो उसी दौर में, आपकी उम्र कितनी होगी अभी आकाश भाई? 40। 40 है। तो जी, आप अपने थोड़े एक पीढ़ी पहले, यानी आपसे जो 5-7 साल बड़े भाई होंगे, जी, जी। उनसे आप पूछिएगा कि उन्होंने कितने जीन्स पहने थे, और जो जीन्स होते थे उनकी क्वालिटी क्या होती थी। हम्म। एकदम से घटिया क्वालिटी के जीन्स होते थे, और घटिया क्वालिटी के जूते भी बनते थे। सबसे महंगा जूता जो उस दौर में ज्यादातर लोगों के बीच में पॉपुलर हुआ करता था, वो पावर शूज था बाटा का। जी, जी, तो जी, जी, बाटा जी। के अलावा कोई दूसरा ब्रांड था ही नहीं जो कि आप पहन करके चल और सकें। बाटा भी और इंडियन ब्रांड नहीं था वैसे मृत्युंजय। वैसे बाटा भी वो चेकोस्लोवाकिया की कंपनी रही है। जी, जी, लेकिन जी, वो तो किसी तरह से इंडिया में पुरानी कंपनी हो गई, तो चलिए बाटा, ब्रिटेनिया, ये सब तो थे ही। जी, तो इंदिरा गांधी के उस दौर में पूरी तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन को खत्म कर दिया गया, इंपोर्ट पे रोक लगा दिया गया, ताकि बाहर से सामान नहीं आए। और इन सभी वजहों से ये हुआ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन सही से फ्लॉरिश नहीं कर नहीं हो पाया। पाया। इसके बाद इंदिरा गांधी ने नारा दिया कि गरीबी हटाओ, और गरीबी हटाओ नारे के तहत इन्होंने टारगेट करना शुरू किया उन लोगों पर जो कि भारत में रजवाड़े थे, और जो ज्यादा पैसे वाले लोग थे, हम्म। उनके उनको उन्होंने टारगेट पर रख दिया।
और 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा फिर बाद में उन्होंने की थी कि कैसे गरीबी हटाएंगे। लेकिन उसके लिए क्या हुआ कि गरीबों के बीच इस बात का संदेश गया कि इंदिरा गांधी क्रूसेडर हैं गरीबों के पक्ष में। यानी जो भारत के गरीब हैं, जैसे आपको मैं बता दूं कि इंदिरा गांधी का जो सफदरजंग में जो निवास था, वहां पर इनके सपोर्ट में ऑटो वाले, बस वालों का यूनियन, ऑटो वालों का यूनियन और इंडस्ट्री वालों का यूनियन उस पीरियड में बहुत ज्यादा नारेबाजी करता था आकर के उनके सपोर्ट में। इंदिरा गांधी के सपोर्ट में गरीबों के बीच बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी, क्योंकि इंदिरा गांधी ने अपनी राजनीति को चमकाने के लिए गरीबों के बीच बहुत सारी डायलॉगबाजी की थी। लेकिन इंदिरा गांधी ऐसा कोई कॉन्क्रीट प्लान लेकर नहीं आ सकी जिससे कि गरीबों की अशिक्षा को मिटाया जा सके, उनके बीच की भूखमरी को मिटाया जा सके। भारत ने पूरे के पूरे 60 के दशक के मध्य से लेकर और पूरे के पूरे 70 के दशक में 2.5 साल का वो पीरियड भी हम लोग उसमें इंक्लूड करते हैं, जो कि जनता पार्टी का पीरियड था, वो पीरियड भी वैसा ही रहा, क्योंकि अब 2.5 साल में कुछ बहुत बदलाव नहीं कर सकते और वो भी कई कुनबों को मिला करके वो सरकार बनी थी। लेकिन इंदिरा गांधी एक गिद्ध के तौर पे भारतीय राजनीति पर छाई रही और कभी भी भारतीय अर्थव्यवस्था को उन्होंने पनपने का मौका नहीं दिया। आपको मैं एक बात बता दूं कि वो वही पीरियड था, इंदिरा गांधी के दौर में ही चीन में माओ की मृत्यु के बाद डेंग जियोपिंग ने वहां की इकोनॉमी को रिफॉर्म करना शुरू किया। जो कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम भारत से आधी थी, जैसे थाईलैंड की मैं बात बता दूं, ताइवान की एक बात बताऊं मैं आपको, इन सभी देशों की अर्थव्यवस्था भारत से काफी पीछे थी। आज देख लीजिए ये कहां पर है। इनकी इकोनॉमी बूम कर गई, लेकिन इंडियन इकोनॉमी को इंदिरा गांधी ने कभी भी बूम नहीं करने दिया। इन्होंने पॉपुलिस्ट, मैं वही शब्द का इस्तेमाल करना चाह रहा था, इंदिरा गांधी ने केवल पॉपुलिस्ट एजेंडा चलाया और किसानों की बात की, लेकिन उनके लिए कुछ काम नहीं किया। काम कुछ नहीं किया, बल्कि और नहीं तो अपनी संरक्षणवादी नीति और घटिया राजनीति के चक्कर में इन्होंने पूरी देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। और इसी का नतीजा था कि 71 आते आते देश की अर्थव्यवस्था डावाडोल होने लगी, जिसका कि हम लोग जिक्र करेंगे। तो ये देखिए कि इंदिरा गांधी का जो ये पूरे फेज का हमने 5 साल का जो फेज हमने डिस्कस किया है, इसमें सबसे कंट्रोवर्शियल फैसलों में था एक तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण, जिसे कि अगर चलकर सुप्रीम कोर्ट ने क्वॉश कर दिया, यानी सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि हम इसे अलाउ नहीं करते हैं बैंकों के राष्ट्रीयकरण का। तो उसमें आई मुआवजे की बात, तो मुआवजे का जो प्रावधान था उसमें इंदिरा गांधी ने जो ऑफर किया था मुआवजा, वो उसकी राशि उतनी अच्छी नहीं थी, तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया सरकार के इस फैसले को। इसके बाद राष्ट्रपति के अध्यादेश से दोबारा से इंदिरा गांधी ने उसको लागू किया। इसके अलावा 70 में ही इन्होंने प्रीवी पर्स, जो राजाओं को प्रीवी पर्स मिलता है, तो प्रीवी पर्स को लेकर के इंदिरा गांधी ने अनाउंस किया कि इनका प्रीवी पर्स अब खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश में 2 किस्म के नागरिक नहीं होने चाहिए। सिद्धांत में ये बात सही लगती है, लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, जिन लोगों ने आपकी एक अपील पर अपनी पूरी की पूरी रियासत, उसकी सारी संपदा आपको दे दी थी, आप इतनी आसानी से उनके सारे के सारे सहूलियतें आप छीन लेते हैं, ये कहीं का न्याय नहीं है। और ये इंदिरा गांधी का एक बहुत ही गलत फैसला ये भी था, क्योंकि उन लोगों ने सिर्फ राष्ट्रीयता के प्रभाव में आकर के और सरदार पटेल के कहने पर 562 देशी रियासतों में से ज्यादातर देशी रियासतों ने भारत के साथ रहने का फैसला किया था और उन्होंने भारत सरकार का भरपूर साथ दिया था। राष्ट्र निर्माण में उनकी बहुत अच्छी भूमिका रही थी। तो जरूरत इस बात की थी कि उनका प्रीवी पर्स एक झटके में नहीं खत्म करके ग्रेजुअली उनके लिए भी कुछ प्रबंध करने की आवश्यकता जरूर होनी चाहिए थी। लेकिन उनकी संपत्ति को जब्त किया जाने लगा, कई रजवाड़ों को तो पकड़ के बाद में इंदिरा गांधी ने जेल में भी डाल दिया था। तो ऐसी सूरत, ऐसी स्थिति इंदिरा गांधी ने पैदा की। इसकी वजह से क्या हुआ कि 1966 से लेकर के और पूरे के पूरे 70 का दौर जो था, वो एक टर्मोइल का दौर दिखाई देता है। इस पूरे पीरियड में गरीबी, भूखमरी, राजनीतिक उठापटक और कांग्रेस के अंदर दो फाड़ होना, ये तमाम चीजें चलती रहीं। अंत में आजीज आकर के इंदिरा गांधी ने 1 साल पहले ही लोकसभा भंग करके और 1971 में
फिर से लोकसभा 4 साल पर ही लोकसभा के चुनाव कराए और इस चुनाव में इंदिरा गांधी एक बड़े बहुमत से जीत करके आई और लगभग इनकी पार्टी को 350 के करीब सीटें मिली थी। जी तो ये है इंदिरा गांधी का पूरा पीरियड। अगर इसे हम समराइज करें तो इंडियन करेंसी का 35% डिवैल्यूएशन डिवैल्यूएशन पिछली किया सरकार गया। का एक फैसला, जी अमेरिका के ऊपर वहां से जा करके और फूड ग्रेन्स की भिखमंगी करना दूसरा, और तीसरा ये था कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना, समाजवाद की राजनीति करना, संरक्षणवादी आर्थिक और इंडस्ट्रियल पॉलिसी को चलाना। ये जी सब की सब ऐसी पॉलिसीज थी जिसकी वजह से कि अगले 10 सालों तक यानी 1980 तक भारत की अर्थव्यवस्था कराहती रही, कभी भी इनके प्रभाव से उबर नहीं पाई। जी बिल्कुल। तो ये पीरियड जो था, हालांकि एक राइज ऑफ इंदिरा गांधी जरूर था, लेकिन वो राइज के साथ साथ जो एक टर्मोइल भारतीय पॉलिटिक्स में जो है होना था, वो शुरू हो चुका था होना। और उसके बाद जिस तरीके से भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा एक जो है रेवोल्यूशन आया, जिसकी वजह से जो है भारतीय राजनीति एक तरीके से पूरी तरह से पलट गई। और जिस तरीके से जनता दल जो है उसका निर्माण, उससे जो है भारतीय जनता पार्टी निकली, और किस तरीके से बड़े बड़े लीडर्स जो है जैसे कि लाल कृष्ण आडवाणी और अटल अटल बिहारी बिहारी वाजपेयी। वाजपेयी जैसे बड़े बड़े नेता जो है वो एक तरह से फोर्थ फ्रंट पर आ गए। तो उसके बारे में हम जो है वो अपने अगले संस्करण में बात करेंगे, जिसमें हम इंदिरा गांधी के अगले 5 साल यानी कि 1971 से लेकर 1975 और उसके कुछ समय बाद तक जब तक इमरजेंसी लागू हुई देश में, तो वहां तक जो है डिस्कशन करेंगे। और अपने अंतिम भाग में जो है हम वहां पर डिस्कशन करेंगे किस तरीके से इंदिरा गांधी ने एक पंजाब के एक संत को जो है एक ऐसा पावरफुल इंसान बना दिया कि जिसकी वजह से जो है उनको जो है अपने जीवन से ही हाथ धोना पड़ा। तो वो स्थितियां क्यों बनी, कैसे बनी, और कैसे भिंडरावाला का एक राइज हुआ पंजाब की राजनीति में, और उसके बाद उसका रिपरकशन जो है नेशनल पॉलिटिक्स में कैसे हुआ, उन सब के बारे में जो है हम जरूर डिस्कशन करेंगे। लेकिन वो हमारे आगे आने वाले भागों में होगा। लेकिन आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ इतना सारा इंसाइट और इंदिरा गांधी के पॉलिटिकल करियर के पहले 5 साल के बारे में जो है डिस्कशन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मृत्युंजय जी, आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद आकाश भाई। और हम चाहेंगे कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो हमें जरूर बताएं कि आपको क्या जो जो चीजें मृत्युंजय ने बताई कि आपको पता थी, अगर आपको नहीं पता थी तो क्या आपको अब जानने के बाद पता चला कि भारतीय राजनीति कितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और कितनी इंटरेस्टिंग रही है पास्ट में भी, सिर्फ आज ही नहीं। सिर्फ अगर आप ये सोचें कि पिछले 15 साल यानी कि जब से प्रधानमंत्री मोदी बने हैं तभी से भारतीय राजनीति बहुत कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग बनी है, उससे पहले भी भारतीय राजनीति काफी कॉम्प्लेक्स और काफी इंटरेस्टिंग थी। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि राजनीति पॉडकास्ट में हम ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग पहलुओं पर डिस्कशंस करते रहे। बहरहाल इस पॉडकास्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद मृत्युंजय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।